नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदे क्या बेचे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। एक बहुत ही बड़े हफ्ते की हम शुरुआत करने वाले हैं। जी हां, बजट का हफ्ता है और बजट के हफ्ते से पहले हमने देखा बाजार में थोड़ी सी नरमी आती हुई दिखी। फ्राइडे का सेशन अगर आप देखें तो 4 दिन की तेजी के बाद हमने देखा एक कमजोरी वाला सेशन देखने को मिला है। इस हफ्ते की शुरुआत कैसे होगी, इस हफ्ते को कैसे प्ले आउट करना है कि एक बड़ा इवेंट हमारे सामने है। तो इस बड़े इवेंट से पहले आपको किन सेक्टर्स, किन शेयरों पर नजर रखनी चाहिए, कहां खरीदारी करने के मौके हैं, किन कहां से खरीदारी करने से बचना है और कहां पे आपको बिकवाली या फिर मुनाफा वसूली करके चलनी है, इन सब के बारे में समझते हैं। हमें गाइड करने के लिए, इस हफ्ते की स्ट्रैटेजी बनाने में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ sharadmishra.com के प्रमोटर एंड CIO शरद मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी 9 सर। संदीप जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि शुक्रवार को बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला था, यानी कि बजट से पहले जो हफ्ता खत्म हुआ है वहां पे किस तरह की क्लोजिंग देखने को मिली। फिर इस हफ्ते की बातचीत करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं किस तरह का एक्शन हुआ था फ्राइडे के सेशन में। 4 दिन से लगातार बाजार में हमने देखा तेजी देखने को मिली थी, लेकिन शुक्रवार के सेशन में हमने देखा 4 दिन की जो मजबूती है, 4 दिन की जो तेजी है, उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखा। बाजार खुले जरूर मजबूती के साथ थे, रिकॉर्ड हाइज बने थे, लेकिन रिकॉर्ड हाई से हमने देखा बाजार में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखी। निफ्टी 270 अंक, सेंसेक्स करीब 750 अंक और बैंक निफ्टी 350 अंकों से ज्यादा की कमजोरी लेकर बंद हुए। निफ्टी ने जो रिकॉर्ड हाई बनाया था वहां से अगर आप देखें तो करीब 325 अंकों के आसपास का गोता लगाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी रिकॉर्ड हाइज बने थे शुरुआत जब हुई थी, लेकिन वहां से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ सेंसेक्स में भी जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी। बैंक निफ्टी पूरे दिन में हमने देखा लाल निशान के साथ ही कारोबार कर रहा था, ग्रीन में आया ही नहीं और इंटरडे लो जो बना था वो 52,146 का था। किन सेक्टर्स में ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था, उसमें अगर आप देखेंगे तो मेटल, PSU, तेल गैस, एनर्जी, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जिनमें सबसे ज्यादा पिटाई थी। हालांकि कोई भी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद नहीं हुआ, केवल इंडिया विक्स में मजबूती देखने को मिल रही थी। जिन सेक्टर्स में हमने देखा मजबूती थी वो IT इंडेक्स था, लेकिन वहां पे भी हमने देखा जो हाई बना दिन के दौरान, वहां से दिन के दौरान हमने गिरावट ही बनती हुई दिखी। जिन स्टॉक्स में गिरावट आई उसमें टाटा स्टील, BPCL, JSW स्टील, हिंडाल्को, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि निफ्टी के टॉप लूजर्स थे। जिनमें हमने थोड़े से गेंस बनते हुए देखे, उसमें IT पैक से इन्फोसिस लीड करता जिसके नंबर आए थे। ITC, एशियन पेंट्स, इनमें भी हमने देखा निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये स्टॉक शामिल होते हुए नजर आए। NSE पर हमने देखा जो एडवांस डिक्लाइन वो पूरी तरह से बेरिश मोड में थी। जो बियर्स हैं उनके हक में पूरी तरह से हमने देखा कि एडवांस डिक्लाइन थी। 394 शेयर केवल ऐसे थे जहां पे मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई। 2089 शेयर ऐसे थे जहां पे गिरावट के साथ शुक्रवार के सेशन में हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। और इसका असर आप देख सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में, जहां पे करीब दोनों इंडेक्स, चाहे आप निफ्टी मिड 100 की बात करें या BSE स्मॉल कैप इंडेक्स देखें, 1200 अंकों के आसपास की कमजोरी यानी गिरावट के साथ हमने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में दिन की जो क्लोजिंग है वो आती हुई दिखी। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह का प्रेशर, किस तरह की जो मुनाफा वसूली है वो देखने को मिल भी रही थी। आप स्टॉक्स की बात करें तो टॉप लूजर्स में चेन्नई पेट्रो जो कि 2-3 दिन से काफी मजबूत था, वहां पे मुनाफा वसूली हुई। परसिस्टेंट सिस्टम जिसके नंबर्स आए थे ये कमजोर बंद हुआ है। इसके अलावा अपार इंडस्ट्रीज, यहां पे भी काफी ज्यादा गिरावट के साथ ही क्लोजिंग बनती हुई दिखी। जहां पे मजबूती थी उसमें टाटा टेली एक स्टार परफॉर्मर रहा है। इसके अलावा RVNL, जुबिलेंट लाइफ, पेटीएम जिसके नंबर्स आए थे, घाटा बढ़ा लेकिन उसके बावजूद हमने देखा पेटीएम में मजबूती के साथ ही शुक्रवार के सेशन में क्लोजिंग होती हुई दिखी। वायदा बाजार की ओर चले तो MCX, संवर्धन मदरसन और कमिंस ये टॉप लूजर्स में शामिल थे। अगर आप गेनर्स की बात करेंगे वायदा बाजार में तो उसमें L&T टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, पेज इंडस्ट्रीज और ITC ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मजबूती के साथ, गेंस के साथ बंद होने में कामयाब रहे। लेकिन इंडिया विक्स, इसमें हमने देखा बाजार में गिरावट हुई, उसके बावजूद भी 2% की बढ़त के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो शरद सर, इंडिया विक्स एक तरफ बड़ा है, उसके साथ साथ बाजार में हमने जो बड़ा इवेंट है जो लाइंड अप है इस हफ्ते, उससे पहले शुक्रवार को मुनाफा वसूली या कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग आती हुई दिखी है। निफ्टी किसी तरह से अपना जो 24,500 का लेवल है उसे बचाने में तो कामयाब हो गया, जो निफ्टी की जो वीकली क्लोजिंग हुई है। आप कैसे रीड कर रहे हैं सर पूरा जो सिनेरियो बन रहा है बजट से पहले, ये जो मुनाफा वसूली हुई शुक्रवार की, निफ्टी में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है इस पूरे हफ्ते की जहां तक बात है बजट से पहले? तो देखिए, जैसा आपने बोला, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया विक्स में हमें एक इंक्रीज देखने को मिला है। और अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखें तो कहीं ना कहीं 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर के इंडिया विक्स ने क्लोजिंग दी है।
प्रोपोर्शनेटली अगर आप सीबीओई विक्स को देखें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सीबीओई विक्स ने भी करीब 16 की रीडिंग के आसपास ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक बार चॉपीनेस रह सकती है थोड़ा बहुत मार्केट में। हैविंग सेड दैट, मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरह का बेस बना हुआ है निफ्टी में, अगर आप देखेंगे तो 24,500 के पास डिसेंट पुट राइटर का बेस है। बट अगर आप देखें फ्राइडे के सेशन में कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स ने भी वहां पर पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 52,000 के आसपास पुट राइटर्स का अच्छा बेस है, जबकि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी ने ब्रीच किया है। यहाँ पर देखिए बैंक्स लगातार वीक हो रहे हैं। उसका रीजन सिंपल है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है, कहीं ना कहीं क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा है, डिपॉजिट ग्रोथ प्रोपोर्शनेटली नहीं है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी वैल्यूएशंस काफी हाई है प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स दोनों के, तो काफी चॉपीनेस हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी भी तरह की आज गैप अप ओपनिंग होती है तो इमिजिएटली उसको कहीं ना कहीं बाय बाय करना चाहिए, उसको सेल नहीं करना चाहिए। गैप अप ओपनिंग को किसी भी तरह से सेल ना करें। अगर गैप अप ओपनिंग होकर के गिरे इंडेक्स तो उसको तुरंत खरीदना चाहिए। तो इसी के लिए मैं ये समझना चाहता हूं कि 24,500 का स्ट्राइक का मंथली कॉल ऑप्शन निफ्टी का, आप मुझे लगता है कि करीब करीब एक खुलेगा 210 की रेंज के ऊपर। अगर ये थोड़ा भी ऊपर खुलता है अपने भाव से तो आप 210 के आसपास इसको खरीदें, नीचे 155 का स्टॉप लॉस लगाएं। 102 दिन में आपको 325 तक के टारगेट यहां देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो 850 का भाव है, मुझे लगता है 720 का इसका एक डिसेंट बेस है। बैंक निफ्टी का 52,000 का कॉल ऑप्शन 31 जुलाई का मंथली स्ट्राइक की बात मैं कर रहा हूँ, 720 का डिसेंट बेस है। तो अगर थोड़ा भी गैप अप खुल करके गिरता है बैंक निफ्टी, बिल्कुल खरीदिए ये ऑप्शन 52,000 का। मुझे लगता है 960 और ऊपर की तरफ 1120 तक के टारगेट इसके अंदर भी आने चाहिए। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 52,000 का बैंक निफ्टी का मंथली ऑप्शन 31 जुलाई का, और निफ्टी का 24,500 स्ट्राइक का 25 जुलाई का ऑप्शन, मैं दोनों खरीदने की सलाह दे रहा हूँ। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि मंथली ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए और तेज़ी का व्यू लेकर चलना चाहिए। 24,500 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन आप कह रहे हैं 210 के आसपास जहां खुलता है वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 155 का स्टॉप लॉस और 325 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी का 52,000 का कॉल जो कि 31 जुलाई का है, क्योंकि बैंक निफ्टी की बुधवार को हम देखते हैं कि वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, तो उस लिहाज से बैंक निफ्टी की 31 जुलाई का जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप 1120 तक के जो टारगेट हैं वो देखने को मिल सकते हैं अगर आप 52,000 के कॉल को यहाँ पे खरीदते हैं। तो ये तो बात हुई। या प्लीज सुमित जी, एक कैवेट मैं देना चाहता हूं। मैंने बोला कि दोनों ही ऑप्शन अगर गैप अप ओपन होते हैं थोड़े से, मतलब अपने भाव के एक पॉइंट भी ऊपर खुलते हैं, तो आप इसको गिरावट पर खरीदें। गैप अप होने पर ही खरीदें, ये आपको कैवेट, ये जो शर्त है, ये कंडीशन है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ही आप यहाँ पे खरीदारी करके चले या कॉल्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा सर, मेटल और तेल गैस, ये दो ऐसे तबके थे जो कि बहुत ज़्यादा पिटाई झेल रहे थे। उसमें टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी, बहुत सारे नाम हैं। और तेल गैस में ओएनजीसी एक स्टार परफॉर्मर था। 10 साल का एक जो बड़ा बेस है वो इसमें फिर से ब्रीच होता हुआ दिखा है और रिकॉर्ड हाइज इसने 10 साल के बाद बनाए हैं, लेकिन अब ये भी मुनाफा वसूली की चपेट में आता हुआ दिखा है। तो बाजार में ये जो हफ्ता है, जिस तरह की हमने प्रॉफिट बुकिंग देख ली है तेल गैस और मेटल शेयरों में, इस हफ्ते कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए सर? जी देखिए, अगर आप मेटल्स को देखें तो यहाँ पर अगर आप हिंद कॉपर को देखें या सेल को देखें, वीडीएल को देखें, तो यहाँ पर मैं लॉन्ग एंड वाइंडिंग देखने को मिली है और बाकी सभी स्टॉक्स में हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। सिमिलरली अगर आप किसी भी सेक्टर को उठा करके देखें तो हमें एक डिसेंट शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। अगर आप ऑयल एंड गैस में भी देखें तो मुझे लगता है गुजरात गैस, आईजीएल, इसके अलावा एमजीएल, ओएनजीसी वगैरह में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है और अदरवाइज सभी स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार जब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं होती है तब तक लॉन्ग नहीं बनाना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी तरह की लॉन्ग अनवाइंडिंग है तो वहां पर ट्रैप होने का ज्यादा डर रहता है किसी लॉन्ग बिल्डअप में। इसीलिए अभी कुछ इमीडिएट अभी कोई ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। बट यहाँ पर एक जरूर मैं कैवेट देना चाहता हूँ, अगर कहीं भी गैप अप ओपनिंग होती है, एक पॉइंट की भी गैप अप ओपनिंग निफ्टी बैंक निफ्टी में होती है, तो बिल्कुल आपको उस कंडीशन में स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स लॉन्ग साइड पे अच्छे मिलेंगे। ओके, तो अगर इंडेक्स लेवल पे गैप अप ओपनिंग होती है आज के सेशन में, तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी के मौके काफ़ी ज़्यादा
बनते हुए नजर आ सकते हैं। उसमें आप चाहें तो फिर तेल गैस और मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। पीएसयू शेयरों में हम देख रहे हैं सर, ये भी एक ऐसा तबका है जहां पे मुनाफा वसूली काफ़ी हावी हो रही है। हर दिन देखते हैं हम कि कोई नए स्टॉक शामिल होते हैं, और फ्राइडे के सेशन में हमने देखा जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, खासतौर पे जो न्यू इंडिया एश्योरेंस हुई या फिर जीआईसी री, इनमें गिरावट देखने को मिली थी। बीपीसीएल, एचपीसीएल तो थे ही, इसके अलावा एनटीपीसी, कोल इंडिया, बीएचईएल, इनमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इसके अलावा 3 दिन से जो इरिडा का शेयर गिर रहा था उसमें मजबूती के साथ करीब 6-7% के आसपास की बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। तो पीएसयू शेयरों ने जहां पे एक फिनोमिनल रन हमने देखा है पिछले 1 साल में या तो फिर इस साल की जहां तक बात है, उनको कैसे अप्रोच करना है बजट से पहले? क्या बजट के बाद कोई बड़ी गिरावट की आशंका तो नहीं इन शेयरों में? देखिए आप ये संदीप जी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा लिक्विडिटी सेक्टर टू सेक्टर फ्लो करती है। जहां वैल्यूएशन सस्ते होते हैं, जहां पर आने वाले समय में मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद होती है, वहां पर लिक्विडिटी फ्लो करती है। अगर आप रेलवेज को देखें या डिफेंस एंड एरोस्पेस को देखें, इसके अलावा दूसरे पीएसयू सेक्टर्स को देखें, तो वहां पर कहीं ना कहीं उन स्टॉक्स में जहां वैल्यूएशन हाई है वहां पर बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। और ये लगातार जब भी मेरा आपका डिस्कशन होता है, मेरा व्यू रहता है कि बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। बॉटम अप अप्रोच ऑफ स्टॉक पिकिंग होना चाहिए। वैल्यूएशन हाई होने पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अगर आप यूएस का मार्केट देखें तो जो टॉप 7 स्टॉक्स है उसमें से लिक्विडिटी कहीं ना कहीं एनर्जी, एनर्जी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स और रियल एस्टेट सेक्टर में फ्लो कर रही है। रसल 200 देखिए 2 वीक में मिड एंड स्मॉल कैप में एक रैली आई है। तो अगर सिमिलरली अगर आप इंडिया में देखें, तो अगर आप टीसीएस और इन्फोसिस का रिजल्ट देखें तो आप पाएंगे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छी ऑर्डर बुक ग्रोथ हुई है। तो ये सारी चीजें क्या डिपेंड करती हैं कि आईटी के अंदर लिक्विडिटी फ्लो है। अगर आप लेटली एफआईएस का कैश फ्लो भी देखें, जो कैश में बाइंग हो रही है वो आईटी के अंदर हो रही है। और ये व्यू मैं मई के लास्ट वीक से सस्टेन कर रहा हूं, जब से एक्सेंचर के रिजल्ट्स आए कि डिस्क्रिशनरी आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं मार्जिन को एक्सपैंड करेगी आने वाले समय में। तो इसलिए देखिए लिक्विडिटी फ्लो हमको दिख रहा है। यहां पर यह समझने वाली बात है कि जहां कहीं भी पीएसयू सेक्टर में वैल्यूएशन आए हैं वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। बॉटम अप अप्रोच स्टॉक पिकिंग की रखनी चाहिए। जहां आपको लगे मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले ईयर में मार्जिन एक्सपेंशन होगा, वहीं पर बने रहने की जरूरत है। अदरवाइज आपको अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ओके, तो ठीक है, ये अच्छी बात बताई आपने कि जहाँ जहाँ वैल्यूएशन हाई है पीएसयू स्टॉक्स में, वहाँ पे मुनाफा वसूली आगे भी जारी रह सकती है। जहाँ पे मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है, उन पीएसयूज को आप चाहें तो अभी भी अपनी खरीदारी के लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आईटी शेयरों में हमने देखा सर, जैसे आप हाईलाइट कर भी लेते कि काफ़ी तेज़ी बनी है पिछले 2-3 दिन में, और इनफैक्ट पिछले हफ्ते से ही जब से टीसीएस के नंबर्स आए हैं उसके बाद से ही हमने देखा काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिला भी है। लेकिन फ्राइडे को इस इंडेक्स में भी हमने देखा कि ये भी इंडेक्स जो है वो मुनाफा वसूली की चपेट से बच नहीं पाया। इन्फोसिस का शेयर, जिसमें हमने देखा नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए थे, इन्होंने अपने गाइडेंस को भी ऊपर की ओर रिवाइज किया है, उसके बावजूद करीब 1-2% के आसपास की मजबूती लेकर ही इन्फोसिस का स्टॉक बंद हुआ। हायर लेवल से आप देखिए किस तरह से इसमें भी करेक्शन देखने को मिला। परसिस्टेंट के नंबर हल्के से कमजोर थे, शेयर की कितनी पिटाई हुई ये भी हमने देखा। टेक महिंद्रा, विप्रो, इसमें भी हमने लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। तो आईटी में भी अब एक चौतरफा जो रैली है वो तो नहीं देखने को मिल रही है। क्या आईटी में भी सिलेक्टिव होने की जरूरत है? जी देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो जो रैली शुरू हुई थी कहीं ना कहीं देखिए बाय ऑन मर्मर्स सेल ऑन न्यूज, ये बहुत ही बेसिक टेनेट है टेक्निकल एनालिसिस का, अदरवाइज इक्विटी एनालिसिस का। तो देखिए जो रैली शुरू हुई थी अच्छे स्टॉक पे, चाहे वो एम्फेसिस हो, चाहे वो परसिस्टेंट सिस्टम हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस, जब न्यूज आ गई है, रिजल्ट्स आउट हो गए, आप देखिए इन्फोसिस ने 3.5% का अगर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखे रेवेन्यू में दिया है, अच्छे 21% के मार्जिन दिए, स्टॉक में सारी चीजें डिस्काउंट हो गई। अब देखिए स्टॉक चल चल कौन से रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो एलटीटीएस में कहीं ना कहीं रिजल्ट खराब आए थे। अगर आप देखेंगे तो एक डिग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिली, 10% एबिट मार्जिन में कंट्रैक्शन देखने को मिला। अब देखिए स्टॉक ने बेस बना लिया, क्योंकि न्यूज डिस्काउंट हो गई है, तो 4750 के आसपास एक डिसेंट बेस बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर कोई गैप अप ओपनिंग होती है आज तो बिल्कुल उसको खरीदना चाहिए। 4750 का स्टॉप लॉस रखें। पोजिशनली मुझे लगता है 4980 और 5100 के टारगेट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर अगर आप देखें तो यहाँ पर एम्फेसिस को अगर आप देखें तो मुझे लगता है अभी भी इसके अंदर ऊपर का लेग बाकी है। मैंने पहले भी इस पे 2400 रुपए के आसपास 2870 का टारगेट शेयर किया था। मुझे लगता है यहाँ पर काफी अच्छा ऑलरेडी काफी अच्छे क्वार्टर फोर के मार्जिन एक्सपेंशन हमको देखने को मिला था। करीब आप देखेंगे यूएस के अंदर अगर देखेंगे तो अच्छा एक्सपेंशन है कंपनी का।
काफी प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के पास, तो 3100 रुपए के भाव के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक शेयर और आप ध्यान दे सकते हैं, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। देखिए न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसा मैंने शेयर किया आपसे कि बीएफएसआई सेगमेंट में यूएस में अच्छी ग्रोथ है, और वो ऑर्डर बुक में टीसीएस और इन्फोसिस में देखने को मिल रहा है। अगर आप न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो बेसिकली लेंडिंग और ट्रांजैक्शन बैंकिंग का के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में इसका काम है। 1986 से कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो 200 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑपरेशंस कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। 50 कंट्रीज में इसका बिजनेस है, रिटेल लेंडिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, कैश मैनेजमेंट, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग वगैरह में है, और अभी भी देखिए काफी सस्ता शेयर है। आप देखिए 24 के पीई पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है। कहीं ना कहीं बेस इसका 1370 के आसपास है। अभी इसका स्पॉट 1490 है। मुझे लगता है ये पोजीशन ही कहीं ना कहीं 1800 रुपए और ऊपर 2170 रुपए की तरफ जा सकता है। तो 1800 और 2170 तक के जो टारगेट्स हैं वो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में देखने को मिल सकते हैं। एम्फोसिस में 3100 का टारगेट है, और इसके अलावा LTTS जिसे हम L&T टेक के नाम से जानते हैं, इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 4750 का स्टॉप लॉस है। 4980 पहला और 5100 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात हुई IT सेक्टर में, जहाँ पे आपको सिलेक्टिव, सुपर सिलेक्टिव रहने की ज़रूरत है। जो स्टॉक्स आपको बताए गए वहाँ पर आप चाहें तो ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब इस हफ्ते की बात कर रहे हैं। बहुत ही अहम हफ्ता है, बड़ा हफ्ता है। कल बजट का अनाउंसमेंट होने वाला है 23 तारीख को, तो उस लिहाज से बजट से पहले बाजार में आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है उसके ऊपर फोकस करते हैं। सर, निफ्टी बैंक से पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आपने हालांकि एक कॉल ऑप्शन ज़रूर बताया हमें, और बार बार आप कह भी रहे हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट में तो फिर फ्रंटलाइन इंडाइसिस के साथ साथ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मौके भी बनते हुए दिखेंगे। लेकिन इस पूरे हफ्ते की जहाँ तक बात है, तो क्या बैंक निफ्टी में हमने देखा गुरुवार को जरूर 52,600 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग बनी थी, लेकिन शुक्रवार को जो क्लोजिंग हुई है, जिस तरह से 350 अंकों के आसपास गिरकर बैंक निफ्टी बंद हुआ है, क्या अभी भी तेजी की गुंजाइश नजर आती है? रिकॉर्ड हाइस लग सकते हैं इस हफ्ते में? बिल्कुल, देखिए पॉसिबल है। उसका रीजन है कि इस वीक में अगर किसी कोई वीकनेस आनी चाहिए थी बैंक निफ्टी में, तो मुझे लगता है कि 51,775। संदीप जी, पिछले मंडे को शायद मुझे आपको याद, शायद डिस्कशन मेरा आपसे हुआ था, वही बेस था 51,775 और निफ्टी में 24,150। तो वही हमें लो देखने को मिला था ड्यूरिंग द वीक, और वहां से हमें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था, क्योंकि पुट राइडर का अच्छा बेस है 52,000 के आसपास, 51,800 के आसपास। सिमिलरली निफ्टी में देखें तो डिसेंट, अगर आप 24,150, 24,200 पे देखें, बहुत अच्छा एक बेस बना हुआ है पुट राइटर का। जब तक ये ब्रीच नहीं होता नीचे की तरफ, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर ये ब्रीच होता है तब मुझे लगता है थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप होगा। 52,000 रुपए पे कॉल राइटर का बेस अगर मजबूत होता है तो हमें 51,300 के लगभग तक एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जहां 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। लेकिन पहले मुझे लगता है 51,775 को ब्रीच होना चाहिए, कॉल 51,800 का पुट राइटर पोजीशन कवर करे। सिमिलरली निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 24,100, 150, 24,200 का पुट राइटर पोजीशन कवर करे, जो अभी मुझे हाल फिलहाल में दिखता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इवेंट है, तो थोड़ा और मुझे लगता है यहां पर गिरावट आएगी, इसके बाद ही शॉर्ट बिल्डअप बनेगा। अभी बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रहेगा जब तक 24,150, 24,200 का पुट राइटर इंटैक्ट है, और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 51,800, 52,000 का पुट राइटर इंटैक्ट है। 51,800, 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए इस हफ्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और निफ्टी के लिए 24,150। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, नहीं ब्रीच होता है, तब तक बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है। कोई ऐसी घबराने की या चिंता करने की जरूरत फिलहाल मार्केट में नहीं नजर आती है। ये लेवल जब तक इंटैक्ट हैं। लेकिन सर, कुछ बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें आप ऑटो को शामिल कर सकते हैं, रियल एस्टेट को भी इसमें आप प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स जैसे दिग्गज हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनमें भी मुनाफा वसूली हो रही है। ऑटो में ही हमने देखा संवर्धन, ये कुछ और स्टॉक हैं जिनमें गिरावट हुई। रियल एस्टेट में शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, मैक्रोटेक डेवलपर्स, DLF जैसे जो काउंटर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर यही रुझान जारी रहा मार्केट्स में इस हफ्ते, तो फिर मार्केट को सपोर्ट कौन करता हुआ दिखेगा? जी, तो देखिए, अगर मान लीजिए कि एक बार शॉर्ट कवरिंग होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां कहीं भी ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप है, जिस तरह से ऑटोमोबाइल में आप देख रहे हैं, कैपिटल गुड्स में एक बड़ा शॉर्ट बिल्डअप आप देख रहे हैं, बैंकिंग में देखिए आप लगातार पिछला पूरा वीक और 10 एक दिन से कंसोलिडेशन का व्यू है। मुझे लगता है जहां सबसे ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप है वहीं पर हमें सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जिसमें ऑटोमोबाइल है, बैंकिंग है, कैपिटल गुड्स है और ऑयल एंड गैस है।
तो ये मुझे लगता है यहाँ पर एक डिसेंट शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। सीमेंट में देखिए एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, मुझे लगता है वहां पर भी एक बार कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग का व्यू बनता हुआ दिखाई देगा। एफएमसीजी एक कंजर्वेटिव काउंटर रहता है, जहां पर कि अगर कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी प्रॉफिट बुकिंग होती है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, तो रिस्पाइट कहीं ना कहीं एफएमसीजी और आईटी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो इन केस ऑफ गिरावट, इन केस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, फर्दर प्रॉफिट बुकिंग, मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग आईटी और एफएमसीजी में रहेगी। और अदरवाइज तो वैसे मेरा व्यू है कि अभी बड़ी गिरावट नहीं होगी, अभी हमें कुछ ही समय में हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में दोबारा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। ओके, तो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, कोई बहुत बड़ी गिरावट फिलहाल मार्केट्स में नहीं नज़र आ रही है। जिन सेक्टर्स में ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप है वहीं पे ज़्यादा कवरिंग भी हो सकती है, शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। उसमें ऑटो, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स जो कि ज़्यादा पिटे हुए हैं, इसके अलावा तेल, गैस, सीमेंट और एफएमसीजी, इनमें भी हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग जो है वो मार्केट्स में इस हफ्ते देखने को मिल सकती है, जो कि बाजार को या इंडेक्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सर Q1 के नतीजे आने लगे हैं और नतीजों में हमने देखा C8 के नंबर आए। C8 के नंबर थोड़े से कमज़ोर थे, C8 तो पिटा ही पिटा। उसके साथ साथ जितने भी टायर स्टॉक्स हैं उनमें भी हमने देखा गिरावट का माहौल शुक्रवार के सेशन में आता हुआ देखा। इसमें आप अपोलो टायर्स, जेके, एमआरएफ, इनको भी शामिल कर सकते हैं। 3.5 से 6-7% तक की जो गिरावट है, उसके साथ ही हमने देखा शुक्रवार को इन शेयरों में क्लोजिंग देखने को मिली। सीएट के नंबर इतने खराब भी नहीं थे, थोड़ा ऑपरेशनली दिक्कत थी। और दिक्कत की बात यह है सर कि अब जो नेचुरल रबर की कीमतें हैं वो बढ़ने लगी हैं, तो शायद इनके जो मार्जिन है उसके ऊपर डेंट आ सकता है। ऐसा बाजार में कहीं ना कहीं कंसर्न बिल्डअप होने लगा है। इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, डिमांड भी नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कैसे प्ले करना चाहिए सर टायर स्पेस को? जी, तो देखिए, अगर आप देखेंगे क्रॉस टायर स्पेस, देखिए किस तरह का मूव हमें हमें टायर स्पेस में देखने को मिला। भले आप जेके देखें, अपोलो देखें, एमआरएफ देखें, क्रॉस द बोर्ड हमें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। और अभी भी सीएट को देखें तो सीएट, पर्टिकुलरली सीएट को अगर देखें तो उतना महंगा स्टॉक नहीं है। वो वैल्यूएशन सीएट गेन नहीं कर पाया है जो कहीं ना कहीं अपोलो टायर्स को मिली है या जेके टायर्स को मिली है, या कहीं ना कहीं एमआरएफ और बालकृष्ण को मिली है। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि एक बार बेस सस्टेन हो स्टॉक के अंदर। देखिए चार्टिकली अगर आप देखें तो सीएट में अभी भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं है। अभी भी देखें तो पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज बना हुआ है, कहीं ना कहीं बेस इसका 2500 रुपए के आसपास बना हुआ है। तो जब तक वो 2500 रुपए का बेस नहीं टूटता है तब तक मुझे नहीं लगता कि एक बड़ी गिरावट सीएट के अंदर आएगी। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि 24-25 सौ के पास आके स्टॉक सस्टेन हो जाए। बड़ी तेजी तब आएगी जब 2800 रुपए के ऊपर दोबारा चलना शुरू होगा, बट अभी मुझे गिरावट का दौर वैसा दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो 2800 रुपये ऊपर की तरफ और 2500 रुपये नीचे की तरफ, ये रेंज है। जिस रेंज के बीच में स्टॉक है, दोनों रेंज अगर ऊपर नीचे की तरफ टूटती हैं तो फिर हो सकता है कि सीएट में या तो ऊपर की ओर या नीचे की तरफ बड़ा मूव आता हुआ नज़र आ सकता है। इनफैक्ट वैल्यूएशन इसके अभी भी बाकी टायर स्टॉक्स के मुकाबले काफ़ी बेटर नज़र आ रहे हैं। अब नतीजों की ओवरऑल अगर हम बात करें तो सर इन्फोसिस की बात हमने ऑलरेडी कर ही ली है, जिसके नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन चूंकि बाजार का सेंटीमेंट खराब है तो इसलिए जितना इसका एडीआर बढ़ा था उतना स्टॉक में ज़्यादा एक्शन नहीं देखने को मिला। परसिस्टेंट तो खराब रहा ही है, नंबर्स आए उसकी पिटाई भी देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके नंबर आए, बीपीसीएल, अल्ट्राटेक, जेएसडब्ल्यू स्टील, काफ़ी सारे दिग्गज थे। इनफैक्ट 10 ऐसे स्टॉक थे जो कि निफ्टी और एफएनओ का हिस्सा हैं जिनके फ्राइडे को नंबर आते हुए दिखे हैं। तो नतीजों के बाद इन दिग्गजों में क्या करना है सर? जी, तो देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल इंडेक्स स्पेसिफिक रहना चाहता हूँ, क्योंकि क्या हुआ है कि ये सारे स्टॉक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एक डिसेंट प्री रिजल्ट मूव आ चुका है। आप देखिए डिसेंट ट्रैक्शन ऑलरेडी आ चुका है, और ये बहुत ही लाजमी, बहुत ही एमिनेंट होता है कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं उससे पहले स्टॉक अपनी पोजीशन ले चुका होता है। जब न्यूज आउट होती है इसके बाद कहीं ना कहीं हमें पोजीशंस में अनवाइंडिंग देखने को मिलती है, भले वो शॉर्ट साइड पे हो, भले वो लॉन्ग साइड पे हो। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स किस तरह से बिहेव करता है। अगर इंडेक्स आज गैप अप ओपनिंग लेता है तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रिजल्ट अच्छे रहे वो खराब रहे हो सकता है हमें स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। उस कंडीशन में जिन सेक्टर्स में मैंने आपसे डिस्कशन किया, मुझे अभी भी लगता है कहीं ना कहीं बैंकिंग के अंदर, कैपिटल गुड्स के अंदर, ऑयल एंड गैस के अंदर काफी शॉर्ट्स हैं। तो वहां पर जहां पर शॉर्ट ज्यादा होते हैं वहां पर एक बार जो है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने क्रिटिकल एवरेजेस को, क्रिटिकल सपोर्ट को नहीं तोड़ता है, पुट राइडर के बेस को नहीं तोड़ता है, फर्दर शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है अभी शॉर्ट। ठीक है, तो इंडेक्स लेवल पे रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लेवल्स की बात की गई है उन्हीं के साथ आप जाइए, और शॉर्ट करने की तो फिलहाल इंडेक्स में राय फिलहाल नहीं निकल के सामने आ रही है। सर आपने रिजल्ट्स की बात करी, बैंकिंग की भी बात हुई। ओवर द वीकेंड हमने देखा 3 बड़े बैंकों के नतीजे हैं जिसमें एचडीएफसी बैंक शामिल है,
आरबीएल, हालांकि बैंक निफ्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कोटक बैंक, इसके भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं और इस हफ्ते भी काफ़ी सारे नंबर्स आने हैं, मैं उसकी बातचीत करता हूं। लेकिन पहले ये जो 3 बड़े बैंकों के नंबर आए हैं सर, उसके बेसिस पर कोई पोजीशन जो स्टॉक्स में बनाई जा सकती, क्योंकि एचडीएफसी बैंक हमने देखा सर बाजार में भले ही शुक्रवार को बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये स्टॉक मोर और लेस फ्लैट ही बंद होता हुआ दिखा है। आधे % के आसपास की ही कमजोरी के साथ एचडीएफसी बैंक में हमने देखा शुक्रवार के सेशन में क्लोजिंग हुई है। तो 3 प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के नंबर आए हैं, कोटक, एचडीएफसी और आरबीएल, इनमें क्या करना है सर? जी, तो देखिए बिल्कुल आपने मैं सबसे पहले एचडीएफसी और कोटक को डिस्कस कर लेता हूं। मैं एचडीएफसी में कहीं ना कहीं 1600 का पुट राइटर जो है उसको सरेंडर करते हुए देखना चाहता था अगर फर्दर गिरावट हो। इसीलिए देखिए मैं बैंक निफ्टी में लगातार ये बात कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी में अभी उतनी वीकनेस नहीं है। 51,800 52,000 का पुट राइटर का बेस है, क्योंकि अगर एचडीएफसी 1600 तोड़ता, वो पुट राइटर का बेस सरेंडर कर देता, तो यहां पर जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता, 1570 के नीचे खुल जाता बैंक निफ्टी। इस वीक में ऐसा नहीं हुआ है, तो इसलिए किसी भी तरह की गैप अप ओपनिंग, अगर 1 पॉइंट की भी गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी में होती है, तो इमीडिएटली मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक अपने 1600 का जो पुट राइटर है उसका सपोर्ट पकड़ेगा, दोबारा 1640 उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दोबारा बुलिशनेस इसके अंदर देखने को मिल सकती है। सिमिलरली कोटक बैंक में देखें तो 1800 रुपए का पुट राइटर ने पोजीशन सरेंडर नहीं की है, ये बहुत ही इंकरेजिंग है। तो यहां पर ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कहीं से मान लीजिए 1850 के आसपास कॉल राइटर का बेस है कोटक में, अगर वो कहीं ना कहीं सरेंडर होता है तो हमें कोटक और एचडीएफसी दोनों ही कहीं ना कहीं आपको बैंक निफ्टी को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। देखिए जैसे ही रिजल्ट आता है नेगेटिविटी डिस्काउंट हो जाती है स्टॉक के अंदर, इसके बाद नए लॉन्ग्स बनते हैं, तो ये दोनों के ऊपर मैं एक बार ऑब्जर्व करना चाहूंगा कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक को। इसके बाद ही मैं बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ट्रेड देखूंगा और किसी भी तरह की गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी के अंदर ये दोनों स्टॉक्स के पुट राइटर को सपोर्ट देगी और ऊपर की तरफ खींचेगी दोनों स्टॉक्स को। और आरबीएल बैंक सर? जी, एक मिनट दीजिएगा सर संदीप। हाँ सर, नंबर्स इसके भी आए हैं ओवर द वीकेंड, और नंबर्स के बाद, क्योंकि ये तीसरा बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसके नंबर्स आए हैं जो आज रिएक्शन देगा नंबर्स पे। जी, तो देखिए अगर आप आरबीएल को देखें तो देखिए अभी भी कहीं ना कहीं आरबीएल में वीकनेस बनी हुई है, आरबीएल में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप लगातार देखें तो कहीं ना कहीं पूरे साल में लोअर हाई लोअर लो स्टॉक ने बनाए हैं, बैंक निफ्टी से नेगेटिव कोरिलेशन है स्टॉक का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये 260 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, प्रिसाइजली देखें तो 270 के ऊपर कहीं ना कहीं मई के बाद इसके अंदर शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो जब तक वो जोन को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं देता है मुझे नहीं लगता कि बड़ा ट्रेड इसके अंदर बनेगा। हैविंग सेड दैट, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। हिस्टोरिकली आप देखें तो करीब अप्रैल 23 के बाद इसने कभी भी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं है नीचे की तरफ, और इस वीक में भी उसी लेवल पे जाके सस्टेन हुआ है। मतलब अगर इसमें नेगेटिव डिस्काउंट हो रहे हैं संदीप जी, तो किसी भी तरह की गैप अप ओपनिंग एक बाइंग का सिग्नल हो सकती है और एक रिस्की ट्रेडर इसके अंदर जा सकता है। 240 का स्टॉप लॉस रखे, किसी भी गैप अप ओपनिंग में 240 तक खरीदे, 240 235 तक भी खरीदे, एक थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रख ले 220 का। हो सकता है ये स्टॉक के अंदर अगर नेगेटिव डिस्काउंट हो गए आफ्टर रिजल्ट तो ये दोबारा अपनी रैली कंटिन्यू करे और 270 रुपए तक का मूव इसके अंदर ऊपर की तरफ पॉसिबल है। फर्दर मूव तभी एंटिसिपेट होगा जब 270 के पास कंसोलिडेट करके उसका ब्रेकआउट दे या वहां से गिर जाए। ओके, तो 235 240 ये रेंज है जिसमें आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 220 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में हो सकता है कि 270 तक के जो लेवल्स हैं वो फिर से आरबीएल बैंक में टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है इंडेक्स में, जैसे कि लगातार हमें शरद जी बता रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो उस केस में आप बैंकों में खरीदारी की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। आज और इस हफ्ते भी सर काफ़ी सारे नंबर्स हैं जो कि लाइंड अप हैं। शुक्रवार को तो 10 नतीजे थे ही निफ्टी और एफएनओ की कंपनियों के। इस हफ्ते में सर बजाज फाइनेंस है, कोफोर्ज एकमात्र कंपनी जिसके नंबर्स आ जाएंगे। इसके अलावा इस हफ्ते की जहाँ तक बात है तो बजाज फाइनेंस, एचयूएल, कैनरा बैंक, अशोक लेलैंड, आईजीएल, जेएसपीएल, एक्सिस बैंक, एलएनटी, इनके भी नंबर्स आने हैं। तो 2 बैंकिंग काउंटर हैं, एक निजी बैंक है, एक सरकारी बैंक है। इसके अलावा कुछ एनबीएफसीज हैं और मेटल काउंटर्स भी हैं, और एफएमसीजी दिग्गज एचयूएल के नंबर्स भी आने वाले हैं। तो नंबर से पहले कोई ऐसा स्टॉक जिसमें कोई पोजीशंस बिल्टअप की जा सकती हो सर? जी देखिए मैं एचयूएल को यहाँ पर जरूर एक बार देखना चाहूंगा। अगर आप देखें तो ऑलरेडी काफी अच्छा ट्रैक्शन एचयूएल के अंदर बना है, और ये 2200 रुपए के आसपास एचयूएल का बेस था। पहले भी इस जोन को कहीं ना कहीं जून 2022 के बाद स्टॉक ने सपोर्ट दिया है।
बहुत क्रिटिकल लेवल पर स्टॉक खड़ा है 2730 के जोन में। ये वही जोन है जो इसका प्रीवियस अगस्त 21 के आसपास का ऑल टाइम हाई है। तो देखिए उस जोन के पास है, लेकिन अभी भी स्टॉक में कहीं ना कहीं एग्जॉशन नहीं है। स्टॉक में अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर्स देखेंगे तो अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बाकी है। हैविंग सेड दैट, बेस कहाँ है? बेस 2600 रुपए के आसपास है। थोड़ा बेस इस वीक के, लास्ट वीक के का जो बेस है वो 2600 रुपए के आसपास है, जहां पर अच्छा पुट राइटर का बेस है। अगर ये सस्टेन हो जाता है, रिजल्ट्स आते हैं, और जैसा मैंने संदीप जी मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि देखिए अगर आप रूरल कंजम्पशन देखें तो वहां पर एक डिसेंट ट्रैक्शन देखने को मिला है। रूरल कंजम्पशन प्रोपेंसिटी गवर्नमेंट बढ़ाना भी चाहेगी। जितने भी आप गवर्नमेंट पॉलिसीज देखेंगे वहां पर आप ये पाएंगे कि रूरल इनकम बढ़ाने के ऊपर एक जोर रहेगा अगले 5 साल। तो एफएमसीजी एक अगले 3-4 साल के लिए एक बड़ा सेक्टर हो सकता है। यहां पर एचयूएल के ऊपर काफी ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है ये जोन अगर 2730 का ये तोड़ता है तो ये एक ब्लू स्काई टेरिटरी में कहीं 3400 रुपए के भाव की तरफ जाएगा। उस कंडीशन में 26 रुपए के पास इसका बेस है, उसके नीचे जाए तो पोजीशन काटिए। 2600 रुपए का बेस बना करके बाय ऑन डिप्स कीजिए। 2550 2540 जहां कहीं आपको मिले। 2730 तोड़ेगा तो आपको 3400 तक के भाव यहां देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस 2600 पे रखना है या 2550 पे सर? जी, तो देखिए अगर आपका बेस 2600 रुपए के आसपास है, थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस डीप कर लीजिए 2550 के आसपास, क्योंकि अगर कोई भी वोलेटिलिटी रहती है तो आप स्टॉप आउट हो जाएंगे। तो इसलिए 2550 के पास स्टॉप लॉस रखिए। 2600 रुपए तक आप इसको खरीदने की कोशिश करिए, 2650 तक खरीदने की कोशिश करिए। 2730 के ब्रेकआउट आता है तो 3400 के टारगेट के लिए बने रहिए। थोड़ा सा ग्रीडी और थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर सर आपसे पूछ रहा हूँ, ये 3400 के टारगेट कब तक आ जाएंगे? जी, देखिए इसमें आप ये समझिए कि एचयूएल एक लो बीटा स्टॉक है। बाजार को से अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से बाजार चलता है उस तरह से स्टॉक नहीं चलता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर 3400 रुपए के टारगेट देखना चाहते हैं तो कम से कम मार्च तक के आपको समय देना पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड हो सकता है थोड़ा स्टॉक में कहीं ना कहीं नॉइज रहे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्च तक मुझे लगता है 3400 के टारगेट तक ये पहुंचेगा। कैविएट यही कि इसको 2730 के लेवल को वीकली चार्ट्स पर ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, 2730 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वीकली चार्ट्स पर ब्रीच होना चाहिए ऊपर की तरफ। ये लेवल अगर टूटता है ऊपर की तरफ फिर 3400 तक के लेवल मार्च 2025 तक स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बड़ी रैली के लिए एचयूएल तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी सवाल सर आज के लिए, आज और इस पूरे हफ्ते की जहां तक बात है, किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स में पैसा बनेगा, कहां आप खरीदारी करने की राय देंगे सर? जी, तो देखिए मैं लगातार संदीप जी ये मान रहा हूं कि बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की जरूरत है। जिन स्टॉक्स में आने वाले समय में मार्जिन एक्सपेंशन एंटिसिपेटेड है मैनेजमेंट के द्वारा एंड अदरवाइज, वहां पर ही आपको अपना व्यू बनाना चाहिए। और जहां पर चार्ट्स में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट्स हैं उसको प्ले करना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहला स्टॉक है टाटा टेली सर्विसेज। अगर आप देखेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन इसके अंदर सितंबर 2022 से बनती है, जो 2 बार सितंबर 2023 इसके बाद मार्च 24 में टेस्ट हुई। इसका ब्रेकआउट लास्ट वीक में एंटिसिपेटेड था, जो कन्विंसिंगली आया नहीं है। लेकिन इस स्टॉक के अंदर 73 और 89 रुपीस के भाव पर एक बेस बन गया है। अगर आज किसी भी तरह की गैप अप ओपनिंग होती है, मैं फिर कैवेट देता हूं, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तभी आप बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें। 89 रुपीस के आसपास इसको बाय करें, 73 का स्टॉप लॉस रखें। थोड़ा इसको सितंबर तक होल्ड करें। 125, 140 और 160 रुपए के टारगेट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये अदरवाइज देखें तो बिजनेस काफी अच्छा है। वायर्ड एंड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज हैं, यूनिफाइड लाइसेंस है एक्सेस सर्विस ऑथराइजेशन का महाराष्ट्र एंड गोवा में, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। कुछ न्यूज इसके अंदर डिस्काउंट हो रही है, चार्ट्स के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। दूसरा स्टॉक अगर आप देखें ओरिएंट इलेक्ट्रिक, अगर आप ओरिएंट इलेक्ट्रिक को देखें तो देखिए बहुत अच्छा बेस इसके अंदर कहीं ना कहीं 257 के आसपास इसके अंदर बना हुआ है। अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो Q4 में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर रोबस्ट ग्रोथ करीब 20% के लगभग टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिली थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एक डिसेंट 24% की ग्रोथ देखने को मिली थी। फैंस बिजनेस पे 30% की ग्रोथ देखने को मिली थी। तो बेहतरीन ग्रोथ कंपनी के अंदर देखने को मिली थी। और अभी भी मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में कहीं ना कहीं मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जो टोटल सेल्स है उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट टू मार्केट सेल्स करेंटली जो कि 30% कंट्रीब्यूट करता है, उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रैक्शन दिखाई देगा। और रेवेन्यू ग्रोथ 10%, और कहीं ना कहीं आने वाले सालों में आपको 10% के रेवेन्यू ग्रोथ आपको दिखाई देगी वाई बेसिस पर। तो ये सारी चीजें स्टॉक के अंदर डिस्काउंट होंगी। मुझे लगता है 257 पे इसका बेस बन गया है।
इसको 277 और 290 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है, सितंबर तक का व्यू है। और तीसरा स्टॉक है जिंदल वर्ल्ड वाइड। अगर जिंदल वर्ल्ड वाइड को देखिए तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करता है। मेन बिजनेस एक्टिविटीज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेनिम फैब्रिक, प्रीमियम शर्टिंग्स, यार्न डाइंग, बॉटम वेट्स एंड होम टेक्सटाइल। कई इंटरनल डिविजन इसके पास है। अगर अगर स्टॉक को देखेंगे तो अगर इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दिया था। ऑपरेशनल रेवेन्यू 437 करोड़ से बढ़ करके 573 करोड़ हो गया था। उसके साथ अगर अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 28 करोड़ से बढ़ के 38 करोड़ हो गया था। तो अभी भी देखें तो कंपनी के अंदर, कंपनी को कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है। जो विडा मार्जिन अभी 10% के आसपास रहा है, कंपनी को लगता है इसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रैक्शन आने वाले समय में दिखाई देगा। तो अब ये 10% का जो विडा मार्जिन है इसके अंदर फर्दर ग्रोथ दिखाई देगी। तो स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो अच्छा बेस बन गया है, करीब करीब 365 के बाद बहुत अच्छा बेस बन गया है। बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें, 365 के पास खरीदें, 355 का स्टॉप लॉस रखें। इसमें 400 रुपए और 440 रुपए के टारगेट मुझे लगता है दिसंबर क्वार्टर तक आने का चांसेस है। ओके, तो 3 शेयर हैं जिनमें आप खरीदारी कर सकते हैं, सितंबर तक का व्यू रख सकते हैं। उसमें जिंदल वर्ल्ड वाइड को आप चाहें तो 365 के आसपास खरीदें। टाटा टेली सर्विसेज और ओरिएंट इलेक्ट्रिक, इनमें अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ही आप इस कैवेट के साथ, इस कंडीशन के साथ, इस शर्त के साथ ही आप खरीदें। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। किस तरह के जो टारगेट और स्टॉप लॉस हैं वो आपको मेंटेन करने हैं। सितंबर तक आपको इनमें कम से कम जो होल्डिंग है वो लेकर चलनी है। टाटा टेली सर्विसेज, जिंदल वर्ल्ड वाइड और ओरिएंट इलेक्ट्रिक, 3 स्टॉक हैं जिनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शरद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सुबह सुबह हमारे साथ शामिल हुए। इससे पहले हम आपको जाने दें, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? जी, हो सकता है संदीप जी, यहाँ कुछ एक स्टॉक्स ऐसे डिस्कस हुए हैं और इंडेक्स की जो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हैं, हो सकता है उसमें क्लाइंट की पोजीशंस में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि बजट का हफ्ता और आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ हो। गुड डे सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू संदीप जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। चलिए, तो ये बजट का हफ्ता है और उसके साथ साथ कई सारी बड़ी कंपनियों के नतीजे आने हैं और नतीजों के ऊपर जो मेरे सहयोगी हैं विवेक मित्तल, लगातार अपना जो फोकस है वो बनाए हुए हैं। सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में सोमवार से शुक्रवार वो आपके साथ जुड़ते भी हैं, नतीजों को कवर करते हैं। उसके साथ साथ जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी उनका बड़ा फोकस रहता है। तो जुड़ना मत भूलिएगा 10:30 बजे हर दिन बीच बाजार विवेक मित्तल के साथ। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का दिन और ये जो पूरा हफ्ता है बजट का आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।